नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। ग्राफ पर ये हमारी तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासों में मैंने आपको ग्राफ के प्रकार बताए थे। पहली क्लास में आपको बार ग्राफ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? बार ग्राफ। दूसरी क्लास में मैंने आपको लाइन ग्राफ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? लाइन ग्राफ। और आज हमारी तीसरी क्लास है ग्राफ पर। तीसरी क्लास में हम पाई चार्ट पढ़ रहे होंगे। पाई चार्ट जिसको वृत्त आरेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त आरेख। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये वृत्त एक सर्कल होगा। एक क्या होगा? सर्किल होगा जिसमें हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। जिसमें हम आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहे होंगे उसे क्या कहते हैं? उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई चार्ट। मतलब एक वृत्त में जब हम एक वृत्त में आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाई चार्ट में किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे हल करना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ग्राफ में सबसे ज़्यादा आसान अगर कोई टॉपिक होता है तो वो पाई चार्ट होता है। बहुत ही आसानी से हम पाई चार्ट को कर रहे होंगे। आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। प्रश्न पढ़ते हैं पहला। यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत के रूप में निरूपित करता है। मतलब ये पाई चार्ट क्या कह रहा है? ये पाई चार्ट हमारा व्यय, परिवार के व्यय मतलब होता है खर्च। किसी परिवार के खर्च को ये प्रतिशत के रूप में निरूपित करता है। किसके रूप में? प्रतिशत के रूप में। किस रूप में? प्रतिशत के रूप में निरूपित करता है। मतलब ये ए का मतलब क्या है? भोजन पर खर्च। भोजन पर होने वाला खर्च कितना है? 25 क्या? 25%। 25% के रूप में ये हमारा भोजन पर व्यय है। बी क्या है? बी घर के किराए पर व्यय है। घर के किराए पर खर्च कितना है? 18%। कितने प्रतिशत? 18%। सी क्या है? मनोरंजन पर व्यय है। सी मनोरंजन पर व्यय कितने परसेंट? 9% है। डी क्या है? बच्चों की शिक्षा पर कितने परसेंट? 23%। मतलब ये हमारा पाई चार्ट खर्च को परसेंटेज के रूप में, परसेंट के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। उसके आगे क्या कहता है? पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवार की कुल मासिक आय कितनी है? 33,650। 33,650 उस परिवार की आय है और उसके खर्च को, परिवार के खर्च को इस पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अब देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा एसएससी सीजीएल का आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको बहुत आराम से हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। पहला प्रश्न है हमारा, घर का प्रतिमाह किराया कितना है? घर का प्रतिमाह किराया कितना है? तो घर पर कितना खर्च हो रहा है? घर के किराए पर कितना खर्च हो रहा है? बी घर के किराए पर होने वाला खर्च है। बी कहाँ पे है? ये। बी कहाँ पे है? ये है। कितने परसेंट खर्च हो रहा है? 18%। कितने परसेंट? 18%। मतलब घर के किराए पर होने वाला खर्च कितना है? 18%। किसका 18%? ये किसका 18% है? ये हमारा मासिक आय, जो हमारा आय हो रही है, आय होगी तभी तो खर्च करेंगे। ये हमारा होने वाले आय पर जो हम किराया दे रहे हैं वो खर्च दिया गया है। हमारी आय पर होने वाला खर्च है जो हम घर के किराए पर करते हैं। मतलब ये 18% किसका है? ये आय का 18% है। अगर हम घर के किराए की पर खर्च की बात करेंगे, अगर हम घर के किराए पर खर्च की बात कर रहे हैं तो आय का 18% हमारा घर के किराए पर होने वाला खर्च है। क्लियर है? आय कितनी है हमारी? आय है 33,650। कितनी है? 33,650। का मतलब होता है गुणा 18 लिखते हैं और यहाँ से जब परसेंट हटाएंगे तो हम नीचे 100 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 100। परसेंट निकालना हमें आना चाहिए क्योंकि परसेंट के ऊपर ही हमारे ग्राफ के और भी हमारा सब्जेक्ट में टॉपिक भी है हमारा पेट के एग्जाम में, इसीलिए परसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना। परसेंट के ऊपर भी क्लासेस हमारी मिल जाएंगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0 से ये 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 और 5 तियां 15, 2 नवा 18। 673 का गुणा किस में करेंगे? 9 में। 673 का गुणा 9 में कीजिए। 9 तिक 27 के 7 हासिल 2, 7 9 7 63, 2 65 के 5 हासिल 6, 9 6 54, 54 और 6 54 6 60। कितने रुपए? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो। नोट कर लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसी ग्राफ के ऊपर है, इसी पाई चार्ट के ऊपर है। भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी, भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी। तो हम देख रहे हैं कि भविष्य निधि कहाँ पर है हमारा, भविष्य निधि, ये भविष्य निधि के रूप में बचत, यानी एफ हमारा भविष्य निधि के रूप में बचत है। एफ का कितने परसेंट, एफ हमारा 12% है। एफ कितना है, एफ हमारा 12% है। ये 12% क्या है, ये 12% हमारा आय का 12% है। किसका 12%, आय का 12%। आय का 12% ही तो हम भविष्य निधि के रूप में बचत कर रहे हैं। ठीक है, आय कितनी है हमारी, आय हमारी 33,650। कितनी है, 33,650। का मतलब बुरा 12% हटाया, नीचे जो है 100 लिखा। अब इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 तीन 15, 2 से काटा, यहाँ आया 6, 673 इंटू 6 कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेशन करिए कितना आएगा। क्षेत्रिक 18 के 8 हासिल 1, क्षेत्रिक 42, 42 से 43 के 3 हासिल 4, 6 संग 36, 36 4 40। कितना आया हमारा, 40। 4038, 4038 क्या आया है हमारा, भविष्य की निधि के रूप में बचत आई है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, वार्षिक बचत। क्या पूछा है, वार्षिक बचत। और यह हमारी आय क्या थी, मासिक थी। आय क्या थी, मासिक थी। तो ये बचत भी हमारी क्या होगी, मासिक होगी। क्या होगी, मासिक। अब इस मासिक को हम वार्षिक बनाने के लिए क्या करेंगे, मासिक को अगर वार्षिक बनाना है तो क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं ना। तो इसको 12 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेशन करिए। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हासिल 9, 12 12 14 36, 36 और 9 45, 45 के 5 हासिल 4, 4 आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 24 32 36, 12 चौक 48, 48,456 हमारा आंसर होगा। 48,456 ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए सर। किसी को भी कहीं डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भविष्य निधि के रूप में, भविष्य निधि के रूप में बचत, कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है। मतलब हमें भविष्य निधि के रूप में जो बचत की जाती है उसको और घर के किराए को अगर हम अपनी आय में से हटा दें तो हमारी आय कितनी बचती है। तो देखते हैं भविष्य निधि के रूप में जो हमारी कटौती है, भविष्य निधि के रूप में क्या है, एफ कितना है, 12%। कितना है, 12%। उसके बाद घर के किराए की राशि, घर के किराया क्या है, घर का किराया बी है। घर का किराया कितना है, बी 18%। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, भविष्य निधि के रूप में बचत और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद, मतलब इतना हमें भुगतान कर देना है, इसके बाद हमारा कितना बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसका जो है जब हम भुगतान करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 30% आता है। कितने परसेंट, 30%। मतलब 30% का भुगतान हमने कर दिया। 30% का भुगतान अगर कर दिया तो कितने परसेंट बचा, 70% बचा ना। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से अगर 30 चले गए तो कितना बचा, 70% हमारा बच गया। किसका 70%, हमारी मासिक आय का 70%। मासिक आय कितनी थी हमारी, 33,650, ये हमारी मासिक आय थी। इसका 70%, इसका 70% हमारा बच गया। 30% हमारा भविष्य निधि और किराए पर खर्च हो गया, बचा क्या हमारा 70%। अब इसका 70% निकालते हैं, 33,650 का मतलब गुणा 70/100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया, क्या बचा 33, 65 में 7 का गुणा करिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हासिल 3, 6 से 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25 के 5 हासिल 2,
7 त्रिक 21, 21 2 23। ये हमारा किसी ऑप्शन में है 23,555। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? भविष्य निधि के रूप में जो बचत थी हमारी 12% थी, किराए पर भुगतान हमारा 18% था। इन दोनों का भुगतान जब हम कर लेते हैं, 30% का भुगतान हमने कर लिया, हमारा क्या बचा? 70% बच गया। मतलब मासिक आय का 70% हमने निकाला, वही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर पा रहे होंगे। परिवार के द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रतिमाह व्यय किए जाने वाली धनराशि है। भोजन और मनोरंजन को मिला देना है। भोजन क्या है? भोजन ए कितना है? 25%। कितना है? 25। मनोरंजन कितना है? सी क्या है? 9 हमारा मनोरंजन पर किए जाने वाला खर्च है। इन दोनों को मिलाकर कितना खर्च हम कर रहे हैं, बस यही बताना है। 25 और 9 कितना होगा? 25 और 9 34%। मतलब हम अपनी आय का 34% भोजन और मनोरंजन पर खर्च कर रहे हैं। आय कितनी थी हमारी? आय हमारी 33,650 थी। इसका 34% हम किस में खर्च कर रहे हैं? इसका 34% हम भोजन और मनोरंजन में खर्च कर रहे हैं। निकालते हैं। 33,650 गुणे 34 बटे, ठीक है। कैलकुलेशन अपनी तेज रखिए, और एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जल्दी से कैलकुलेट करिए। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 तीन 15, 2 से 34 को काटे 17। 673 का 17 में गुणा करेंगे। 673 का 17 में गुणा करते हैं। 17 तियां 51 हासिल 5, 17 तियां 51 हासिल 5, 17 दूनी 17 सत्ते 119। 119 में जब 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 124 के 4 हासिल 12। 17 छक्का 102। 102 में जब 12 को हम जोड़ेंगे, 102 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 114। यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसा प्रश्न आपको बोल रहा है, जैसा करने को कह रहा है, हमें वैसा करना है। हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। भोजन और मनोरंजन पर कुल खर्च पूछ रहा था। भोजन पर 25% है, मनोरंजन पर 9% है। इन दोनों को हमने जोड़ लिया और मासिक आय में निकाल लिया कितने % हमारा खर्च हो रहा है। मासिक आय का 34% खर्च हो रहा था, 34% हमने निकाल लिया। ये हमारा आंसर आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि परिवार में बच्चे ना होते, अगर परिवार में बच्चे ना होते तो खर्च कम हो जाता। सीधी सी बात है। बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रतिमाह परिवार की बचत क्या होगी? बच्चे नहीं होंगे तो बचत होगी ना, आपकी बचत बढ़ेगी। अब यहाँ देखते हैं बच्चों पर जो हमारा खर्च हो रहा था वो कितना है। बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल में होने वाला खर्च डी का मतलब क्या? 23%। 23% हम बच्चों की शिक्षा और देखभाल पर खर्च कर रहे थे। अब हमारा ये खर्च नहीं होगा, ये हमारा बचत में आ जाएगा। वही पूछ रहा कि कितनी बचत होगी बच्चों के खर्च में। अब बच्चों खर्च नहीं होगा, इसलिए 23% हमारा बच जाएगा। और क्या? भविष्य निधि को सम्मिलित करना है। भविष्य निधि कहाँ पे है? एफ का मतलब 12%। एफ का मतलब है 12%। ये भी हमारी बचत होगी। ये भी हमारी क्या है? सम्मिलित करके परिवार की बचत। इसको भी सम्मिलित करना है। इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया? 5 और 3, ये क्या होगी? 35%। 35% हमारी ये बचत होगी। बच्चे ना होते तो हमारी शिक्षा पर जो व्यय हो रहा था 23%, वो बच जाता। और भविष्य निधि की जो बचत है, उसको भी हमें जोड़ के निकालना है। कितने % की बचत हो रही? 35% की। तो वही पूछ रहा, परिवार की बचत राशि क्या होगी? परिवार की बचत राशि क्या होगी? परिवार की बचत 35% होगी। किसका 35%? हमारी आय का 35%। किसका? आय का 35%। आय का 35%।
आय का 35% कितना होगा? आय हमारी कितनी थी? आय हमारी थी मासिक आय 33,650। 33,650 कितनी होगी? 33,650 का मतलब क्या होता है? गुणा हो रहा है ये 33,650 का कितने परसेंट? 35%। 35/100। ठीक है, कैलकुलेट करिए इसको। 0 से 0 कट गया, उसके बाद इस 10 को रहने दीजिए काटने को। अब हम इसमें 35 का गुणा कर लेंगे। 33,600 35 का गुणा किस में करना है? हमें 35 में करना है। किस में करना है? 35 में। करिए गुणा। 5 25 के 5 हासिल 3, 5 6 30 3 33 के 3 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 1 5 5 3 15 15 1 16, 5 3 15 के 5 हासिल 1, फिर 1 18 1 19 19 का 9 हासिल 1, 3 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 5 5 3 8 8 9 17 6 1 7 1 1। यही हमारा आंसर होगा 11 77 85। 11 77 85। क्लियर है? अब ये हमारा जो आंसर आया है 11,77,5, ये हमारा फाइनल उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बटे में 10 है। बटे में 10 का मतलब होता है कि हम दशमलव लगाएंगे, इसको जब 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। क्या होगा हमारा? 11,77,7.5 ये रुपए। किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर 4। अब आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, क्योंकि कितने भी 0 हम दशमलव के बाद लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुल खर्च का औसत खर्च। कुल खर्च का औसत खर्च। मैंने आपको पिछली 2 क्लासों में बताया हुआ है कि अगर आपको ग्राफ बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा में हल करना है तो आपको औसत और प्रतिशत इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इन दोनों चैप्टर की वीडियो हमारी चैनल पर आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुल खर्च का औसत। औसत मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि औसत क्या होता है। औसत का मतलब होता है कुल योग बटे संख्या। मतलब जितनी संख्याओं का है उनका हम कुल योग कर लेंगे और जितनी संख्या है उन संख्या को नीचे लिख देंगे। कितनी संख्या? 1 2 3 जितनी भी संख्या होंगी उनको नीचे लिख देंगे, यही हमारा औसत होगा। तो यहाँ पर औसत का क्या काम है? कुल खर्च का औसत। कुल खर्च का औसत निकालना है हमें। कुल खर्च कितना है? कुल खर्च क्या है हमारा? 1 2 3 4 5। कितना है हमारा कुल खर्च? कुल खर्च है हमारा, जब इन सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा? इन सबको जोड़ने पे हमारा 360 आएगा। कितना आएगा? 360। आप जोड़ के देख लीजिएगा, इन सबको जोड़ने पे 360 आएगा, क्योंकि ये हमारे क्या दिए हुए हैं? ये हमारे कोण दिए गए हैं, ये वृत्त के कोण दिए हुए हैं, जिसमें इस्पात पर कितना खर्च हुआ है, सीमेंट पर कितना खर्च हुआ है, ईंट पर कितना खर्च हुआ है, विविध और मजदूरी पर कितना खर्च हुआ है, उन कोणों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इन कोणों को जब आप वृत्त के संपूर्ण कोणों को जोड़ते हैं तो उसका योग कितना आता है? 360 डिग्री आता है। कितना आता है? 360 डिग्री। और संख्या कितने थे? 1 2 3 4 5। 5 संख्याओं को हमने जोड़ा था, तो आप बटे में 5 कर दीजिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ है। इसको हल कर लेते हैं। 5 सतह 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। 72 डिग्री आया है। 72 डिग्री पूछ रहा है, किस मद में 72 डिग्री का खर्च हुआ है?
कुल खर्च का औसत किस मद में हुआ, यानी 72 डिग्री किस मद में हुआ। मद का मतलब किस हिस्से में, किस हिस्से में 72 डिग्री का खर्च हुआ था, इस हिस्से में। इस हिस्से मतलब सीमेंट में। सीमेंट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर हो रहा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी हमारा एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है, सीएचएसएल का प्रश्न है ये। वही चीज है कि इसमें जो है ये दर्शाया गया है कि एक मकान को बनाया गया है। क्या बनाया गया, एक मकान बनाया गया है जिसमें जो भी खर्च हुआ है उस खर्च को हमने कोण के माध्यम से प्रदर्शित किया है। किसके माध्यम से, कोण के माध्यम से। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। इस्पात, सीमेंट और ईंट। इस्पात का मतलब होता है लोहा। घर बनाओगे तो लोहा लगाओगे ना, तो लोहे पे 36 डिग्री का खर्च था, सीमेंट पे 72 डिग्री का खर्च था और ईंट पे 54 डिग्री का खर्च था। इस्पात पे कितना खर्च था, 36 डिग्री का। अनुपात क्या होता है, अनुपात भी मैंने आपको बताया हो, ये जो ये निशान है ना, ये अनुपात का निशान होता है। तो हमें भी केवल अनुपात निकालना है, किसका, इस्पात, सीमेंट और ईंट का। इस्पात कितना है, 36, उसके बाद हम अनुपात का निशान लगा लेंगे। सीमेंट कितना है, सीमेंट है 72 लिखा है यहाँ पे, अनुपात का निशान लगा लिया। उसके बाद क्या है, ईंट, ईंट कितना है, 54। क्लियर है। अब अनुपात को हल करके एकदम सबसे सरल फॉर्म में लिखा जाता है, जिसके बाद वो किसी से ना कटे। तो ये देखते हैं किससे कट रहा है। सबसे पहले 2 से काट के देखते हैं। तो 36 को जब 2 से काटेंगे 18 आएगा, 72 को 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 18, और 54 को 2 से काटेंगे जब 3 27 आएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत। अब ये देखिए ये तीनों किसी से कट रहे हैं, ये तीनों 9 से कट रहे हैं। 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 9 3 27। अब 2 4 3 किसी के पहाड़े में आते हैं, ये 2 4 3 किसी के पहाड़े में नहीं आते। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 2:4:3। मतलब इस्पात, सीमेंट तथा ईंट का क्या अनुपात है, 2:4:3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस्पात कितना था, 36 डिग्री, सीमेंट कितना था, 72 डिग्री, और ईंट कितना था, 54 डिग्री। ये हमने लिख लिया और इसको सरल कर लिया, यही हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है। सबसे ज्यादा खर्च हम किस पे कर रहे हैं, सबसे ज्यादा खर्च हम विविध मतलब होता है कि जो भी अन्य मकान बनाने में जो भी अन्य खर्च होते हैं, इन सब के अलावा मजदूरी, लोहा, सीमेंट, इनके अलावा भी बहुत सारे और भी खर्च होते हैं जिनको हम विविध में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, विविध। तो विविध में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। अब विविध में क्या, सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत निकालना है। सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत निकालना है, मतलब किसका, विविध का प्रतिशत निकालना है। विविध का प्रतिशत निकालना है। विविध कितना है, 108 डिग्री। कितना है, 108 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर लिखे। जैसे हमें विविध का निकालना है तो विविध हम ऊपर लिखते हैं, विविध को हमने ऊपर लिखा, बटे में कुल खर्च, या विविध का कोण हम ऊपर लिखते हैं, कुल कोण को नीचे लिखते हैं, और उसमें किसका गुणा करते हैं, 100 का। किसका गुणा करते हैं, 100 का। विविध का कोण कितना था, 108 डिग्री। विविध का कोण कितना है, 108 डिग्री। विविध का कोण कितना है, 108 डिग्री। कुल कोण मैंने आपको बताया, कुल कोण कितना है, कुल कोण है 360 डिग्री। वृत्त का अगर कुल कोण पूछा जाए तो वृत्त का कुल कोण होता है 360 डिग्री। आप इन सब को जोड़ के देख सकते हैं, आपका 360 आएगा। गुणे में क्या है, 100। प्रतिशत निकालना होता है तो हम गुणे में 100 लगाते हैं। अब इसको हल करते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 4 तीन 12, मतलब 30% हमारा विविध पर होने वाला खर्च है, जो कि सबसे ज्यादा खर्च है, क्योंकि इसका कोण सबसे ज्यादा है ना। इन सब में देखिए सबसे ज्यादा कोण किसका है, 108 डिग्री। 108 डिग्री सबसे ज्यादा कोण है, इसका मतलब सबसे ज्यादा खर्च हम किस पे कर रहे हैं, विविध पे। कितना प्रतिशत, जब इसको प्रतिशत में बदला 30%, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ है? कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ है? कुल खर्च कितना है हमारा? कुल खर्च कितना है? इन सबको आप जोड़ लीजिए, इन सबको आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 360 डिग्री। कितना आएगा? 360 डिग्री। ये हमारा कुल खर्च है, ठीक है। उसके बाद कितना भाग मजदूरी? मजदूरी कहाँ है? मजदूरी ये है। कितना मजदूरी में खर्च हो रहा है? 90%। मजदूरी में कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना? 90 डिग्री। मजदूरी कितना है कुल खर्च का? मजदूरी 90 डिग्री है, कुल खर्च कितना है? 360 है। इसको जो है हल करते हैं, 9 चौक 36, 1/4 भाग मजदूरी में खर्च हो रहा है। कितना? 1/4 भाग। 1/4 ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। इन ग्राफ को देख के हमें घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया है, अंदर कोण लिखे हुए हैं, कुछ नहीं घबराना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। चलिए अगला प्रश्न, और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है। बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। इस्पात तथा ईंट पर हुआ कुल खर्च समस्त खर्चों का कितना प्रतिशत है? समस्त खर्च कितना था? मैंने आपको बताया था कुल खर्च। कुल खर्च कितना था? 360। कुल खर्च 360 है। आप इनको जोड़ेंगे 360 आ जाएगा। इस्पात ईंट पर हुआ खर्च, इस्पात और ईंट, इस्पात और ईंट, इस्पात प्लस ईंट, इस्पात और ईंट पर कितना है? इस्पात पर 36 है, ईंट पर कितना है? 54। 36 और 54 को जोड़ेंगे 90 डिग्री आएगा। कितने डिग्री? 90 डिग्री। इस्पात और ईंट पर कितना? 90 डिग्री का खर्च हो रहा है। कुल खर्च हमारा 360 है। अब हमें क्या निकालना है कि ये 90 जो है कितना प्रतिशत है? 90 कुल खर्च का कितना प्रतिशत है? तो मैंने आपको बताया था कि जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका प्रतिशत निकालना होता है, जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, बटे का निशान लिखते हैं, कुल खर्च को नीचे लिखते हैं। कुल खर्च कितना था हमारा? 360 और गुणे में 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100। चलिए ये 0 से ये 0 कटा, 9 चौक 36, 100/4 मतलब कितना? 25%। कितना? 25%। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। तो आपने देखा कि कितने आसान से, सब ग्राफ में सबसे आसान अगर कोई टॉपिक होता है तो पाई चार्ट होता है। बहुत ही आसानी से आप पाई चार्ट को हल कर पा रहे होंगे। ग्राफ के ऊपर हमारी 3 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने बार ग्राफ पढ़ा था जिसको दंड आरेख कहते हैं। दूसरी क्लास में हमने लाइन ग्राफ को पढ़ा था जिसको रेखिक आरेख कहते हैं। तीसरी क्लास में हमने वृत्त आरेख जिसको पाई चार्ट कहते हैं, इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं तीनों प्रकार के ग्राफ को रखूँगा और उसके प्रश्न हम सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद हम आगे तालिका के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये पीईटी के एग्ज़ाम में 20 नंबर आपको देने वाला है। तो लगातार आप हमारी क्लासें देखते रहिए, आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तब तक अपनी क्लास को कंटिन्यू करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।